नमस्ते विद्यार्थियों। आज के हमारे अध्ययन का विषय है भारत में राज्य कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यानों में पढ़ा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संविधान में संघात्मक व्यवस्था का तो जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों से हमें संघात्मक व्यवस्था का बोध होता है। हम देखते हैं कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची में जिस राज्य सूची की बात कही गई है, उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। यानी कि प्रांतों को, राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। जिस प्रकार केंद्र के अंदर उनकी व्यवस्थापिका संसद है, उसी प्रकार राज्यों में उनकी व्यवस्थापिका विधान मंडल है। जिस प्रकार केंद्र में राज्य की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में राज्यों की जब बात की जाती है राज्य राजनीति में, तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार भारत के राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यों में निहित होगी और राज्य इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा और यह परामर्श उन्हें मानना आवश्यक है। लेकिन कुछ स्वविवेकीय शक्ति भी राज्यपाल को दी गई है। उनको छोड़कर समस्त बातों को मानने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को है। राज्य मंत्रिपरिषद की अगर रचना या गठन की बात करें तो सबसे पहले आता है कि राज्य मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के जो कैबिनेट सदस्य हैं, राज्य मंत्री और उपमंत्री और संसदीय सचिव का दर्जा प्राप्त मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। लेकिन जब बात मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की होती है तो हम देखते हैं कि कैबिनेट के अंदर केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री सम्मिलित होते हैं। उसमें कैबिनेट के साथ साथ राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। इस प्रकार केवल एक लाइन में इसका अंतर है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री सम्मिलित होते हैं और इनका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अगर हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी कि जिस प्रकार केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित करता है, उसी प्रकार आम चुनाव के उपरांत राज्य में जिस दल को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के शपथ के रूप में वो आमंत्रित करता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर राज्यपाल को लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा आ गई है या जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है और उसके बाद पर्याप्त संख्या बल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वविवेकीय शक्ति का उपयोग करके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के चयन की बात करें तो हम देखते हैं कि मंत्रियों का चयन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह और परामर्श से करता है। प्राय इस संदर्भ में ये देखा जाता है कि राज्य के सभी क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाए, जातियों को मिल जाए, धर्मों को मिल जाए और जो दल के बड़े नेता है या गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाए। इन सब का ध्यान मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाता है ताकि एक ऐसा मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जा सके जिसमें निर्विवाद हो, कोई विवाद ना हो। अन्यथा अगर मुख्यमंत्री तानाशाही या मनमर्जी से मंत्रियों का चयन करेगा और राज्यपाल उन्हें नियुक्त करेगा तो जब तक मुख्यमंत्री पद पर है तब तक विरोध देखने को हमको मिल सकते हैं। लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 15% ही विधायकों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। लेकिन छोटे राज्यों के संदर्भ में निश्चित किया गया है कि केवल 12 मंत्री होंगे, इससे अधिक मंत्री नहीं होंगे। अगर हम मंत्री की योग्यताएं की बात करें तो राज्यपाल
अगर हम मंत्रियों की योग्यताओं की बात करें तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो इसके लिए 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, और ऐसा करने में असफल होने पर उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रियों के अगर कार्य विभाजन की बात की जाए तो ये कार्य प्राय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, लिपिक आदि स्थायी पदाधिकारी होते हैं। मंत्रियों के शपथ की बात करें तो मंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, और शपथ पद के कर्तव्य पालन और गोपनीयता की दिलाई जाती है। अगर मंत्रियों की श्रेणियों की बात करें तो मंत्री 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, राज्य मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, और उप मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के अभाव जिनके पास स्वतंत्र प्रभाव नहीं है वो प्राय उपमंत्री कहलाते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय अगर बड़ा मंत्रालय है तो उस पर जिस व्यक्ति को कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा वो कैबिनेट मंत्री कहलाएगा, और विभाग बड़ा है तो 2 अगर मंत्री वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं तो वो उप मंत्री या राज्य मंत्री कहलाते हैं। लेकिन एक इस तरह के मंत्री भी होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, यानी कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं होती है, लेकिन उन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन वो अपने विभाग का अध्यक्ष होता है और संपूर्ण अधिकार उसके विभाग पर उसका होता है, लेकिन उनसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं होता है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है। उन्हें स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों की बात करें तो मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अतः भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में इस संबंध में स्थितियों में भेद है, क्योंकि राज्य अपने अनुसार मंत्रियों के वेतन भत्ते निश्चित करते हैं और उसी अनुसार उन्हें वो प्रदान करते हैं और परिवर्तन करते हैं। मंत्री के वेतन के अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्ते, निवास, मुफ्त सुविधाएं और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की बात करें तो हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के उसके विश्वास पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक विधानसभा में दल का बहुमत है तब तक ही मंत्री अपने पद पर रहते हैं, या जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास उस पर बना है तब तक मंत्री अपने पद पर रहते हैं, अन्यथा उसके बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ टूटते हैं और साथ साथ ही तैरते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी मंत्रियों को उनका समर्थन करना होता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से वो विरोध में ही क्यों ना हो। नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। अगर मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली की बात करें तो मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है, जिन्हें कैबिनेट कहा जाता है, और कैबिनेट की सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेना होता है। कैबिनेट की बैठकें प्राय सप्ताह में 1 बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब उनकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री। बैठक का गणापूर्ति कुछ नहीं है, यानी कि कितने मंत्री उपस्थित होंगे और बैठक प्रारंभ होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के 2 प्रमुख नियम हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। यानी कि
मंत्रिमंडल की बैठकों को सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर एक निर्णय लिया जाता है और निर्णय सभी मंत्रियों को संयुक्त रूप से स्वीकार करना होता है। साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठकों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो बातें होती है, वो समस्त गोपनीय रखी जाती है। अगर कोई मंत्री इनको तोड़ता है तो उसे मंत्रिपद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद की शक्ति और कार्य की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बताया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सबका उपभोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। इस प्रकार हम मंत्रिपरिषद के निम्न कार्यों का अध्ययन कर सकते हैं। शासन की नीति का निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति का निर्धारण करना है, चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या कृषि। नीति निर्धारण का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारित करती है अपितु उसे कार्य रूप में परिणित भी करती है। दूसरा कार्य उच्च पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देना। राज्य के विभिन्न आयोग, विभिन्न परिषद, विभिन्न समितियां या विभिन्न संवैधानिक जो पदाधिकारी है, उन पर नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री प्राय नियुक्त करने से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। तीसरा कार्य विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल की बैठकों में मंत्रीगण शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों का, आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। चौथा कार्य कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद का न केवल कार्य कानून निर्माण के क्षेत्र में है, अपितु यह कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल की सहमति से कानूनों का निर्माण करती है और इसमें कुछ अनुचित ना हो। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। प्राय अधिकांश विधेयक शासन की ओर से ही प्रस्तुत किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद अपने बहुमत के बल पर ही इन्हें स्वीकृत करती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करता है। पांचवा कार्य बजट तैयार करना। राज्य का वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा यानी बजट मंत्रिपरिषद के वित्त विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है और इसे बहुत ही गोपनीय रखा जाता है और प्राय वित्त मंत्री के द्वारा इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्य कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है। जो परामर्श दिया जाता है उसे मानना होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को सामूहिक रूप से कार्य करना पड़ता है। धन्यवाद।